कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस में रहने वाले बर्ड नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो एक घर में स्विमिंग पूल साफ कर रहा था। लेकिन जैसे ही घर में रहने वाले लोग घर से बाहर चले जाते हैं, तो वो अपने शिकार का सामान निकालकर पास के घर में घुस जाता है। दरअसल वो एक वैम्पायर हंटर था, जो वैम्पायर का शिकार करके उनके दांत निकाल लेता था, क्योंकि उसे उन वैम्पायर के दांतों को मार्केट में बेचने से अच्छे पैसे मिल जाते थे। वो उस घर में घुसकर एक बूढ़ी फीमेल और एक यंग मेल वैम्पायर को मार के उनके दांत निकाल लेता है और अपने ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने जख्मों का इलाज करता है। वो अपनी पूरी बॉडी पर येलो कलर का एक चिपचिपा सामान लगाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी बेज को स्कूल लेने जाता है। वो उसे दुकान से कुछ खाने की चीजें दिलाता है, फिर उसे अपनी एक्स वाइफ जेसलिन के घर पर ड्रॉप कर देता है। वहां उसे पता चलता है कि जेसलिन बेज की पढ़ाई और उसके दांतों के इलाज में होने वाले खर्च को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अपने घर को बेचकर बेज के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे। यह सुनकर बर्ड परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो जेसलिन से वादा करता है कि वो बेज के ऊपर होने वाले खर्चों के पैसों का इंतजाम करेगा, जिससे उन्हें फ्लोरिडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर जेसलिन उसे 1 हफ्ते का टाइम दे देती है। इस बीच एक रियल एस्टेट एजेंट ऑड्री, जो कि एक वैम्पायर थी, एक दूसरे वैम्पायर से कुछ करने के लिए कहती है। वो दूसरा वैम्पायर उसकी बात नहीं मानता, तो वो उसे एक नए बन रहे घर में जिंदा दफन कर देती है। अगले सीन में बर्ड अपने करीबी जानने वाले की दुकान पर जाता है, जिसका नाम ट्रॉय था। वो वहां उन वैम्पायर के दांतों को सेल करना चाहता है, जिसकी उसे बहुत कम कीमत मिलती है। ट्रॉय उससे कहता है कि अगर उसे ज्यादा कीमत चाहिए तो वो उन्हें यूनियन में जाकर बेच दे। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर्स का एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट था, जहां से कुछ दिन पहले उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। कोई और रास्ता नहीं सूझा तो बर्ड अपनी घन और जॉर्डन से खरीदे हुए महंगे जूते उसे बेच देता है। फिर जब वो वापस अपनी कार में आता है तो उसे बेज की कॉल आती है, और उससे बात करने के बाद वो बेज की पढ़ाई और उसके दांतों में लगने वाले ब्रेसेस के लिए पैसे इकट्ठे करने का फैसला करता है, ताकि उसे बेज से बिछड़ना न पड़े। इसके लिए वो अपने फ्रेंड बिजी को फोन करके उससे हेल्प मांगता है। इस बीच ऑडरी को वैम्पायर को मारने की खबर मिली, जिसे बर्ड ने मारा था। पहले वो रोती है और फिर कातिल का पता लगाने के लिए पूरे घर को सूंघती है, तो वो और उसके असिस्टेंट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन दोनों वैम्पायर का मर्डर एक ही आदमी ने किया है, और वो लोग ठान लेते हैं कि किसी भी तरह उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे। इधर बर्ड बिग जी से मिलता है। फिर वो दोनों यूनियन जाकर वहां के हेड रॉय से मिलते हैं। बिजी कहता है कि बर्ड यूनियन में वापस आना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो काफी बदल गया है, लेकिन रॉय को भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि बर्ड ने यूनियन के बहुत सारे नियम तोड़े थे, यहां तक कि एक बार जोखिम उठाकर शिकार करते हुए उसने अपने एक साथी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। काफी समझाने के बाद रॉय उसे 7 दिनों के लिए ट्रायल के तौर पर रखने को तैयार हो जाता है। वो उसे डे शिफ्ट में काम करने को देता है, लेकिन डे की जगह नाइट शिफ्ट में पैसे कमाने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए बर्ड रिक्वेस्ट करता है कि उसे नाइट शिफ्ट में रखा जाए, पर रॉय नहीं मानता और कंपनी की तरफ से एक आदमी को भी उसके साथ लगा देता है, जो शिकार के वक्त हमेशा उसके साथ रहकर उस पर नजर रखे, जिससे कोई भी नियम को तोड़ न सके। रॉय से मिलने के बाद बर्ड दांतों को बेचने के लिए यूनियन के अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता, जहां उसकी मुलाकात सेठ से होती है, जो एक मामूली क्लर्क था और जिसे रॉय ने बर्ड के साथ शिकार पर जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सेठ कहता है कि वो अभी फील्ड वर्क के लायक नहीं है, पर रॉय ने उससे वादा किया था कि अगर वो इस काम को सही से पूरा कर लेगा तो वो उसको प्रमोट कर देगा, इसलिए वो बर्ड के साथ शिकार पर जाने को तैयार हो गया था। अगले दिन सेठ सुबह सुबह बर्ड के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि बर्ड चलने की तैयारी कर रहा है। सेठ उसके साथ दोस्ताना अंदाज में बात करता है और उसे नाश्ते के लिए भी कहता है, पर बर्ड उसे मना कर देता है और उससे ज्यादा बात भी नहीं करता है। रास्ते में बर्ड उसे वैम्पायर के बारे में पूछता है, तो सेठ कहता है कि भले ही उसने अभी तक कोई शिकार नहीं किया था, पर फिर भी उसे वैम्पायर के बारे में अच्छी नॉलेज थी, साथ ही यूनियन के नियम भी उसे अच्छे से याद थे। फिर वो किताबों से वैम्पायर के बारे में मिली सारी जानकारी बर्ड को देता है और बताता है कि कुल 5 तरह के वैम्पायर होते हैं, जिनमें से एक का शिकार आज बर्ड करने वाला था। उन वैम्पायर को जू विनायक कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में वैम्पायर बन चुके थे। ऐसे वैम्पायर्स के दांत दूसरे वैम्पायर के मुकाबले सस्ते होते हैं, लेकिन दोस्तों बर्ड को किसी भी तरह से बेज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, इसलिए वो हर तरह के वैम्पायर का शिकार करने को तैयार था। इस बीच ऑड्री ट्राय की दुकान पर पहुंच जाती है और वहां उसे बूढ़ी वैम्पायर के दांत मिल जाते हैं। वो ट्रॉय से पूछती है कि उसे वो दांत किसने बेचे थे, पर ट्राय बताने से इनकार कर देता
देता है। तब वो कहती है कि किसी जमाने में इंसान वैम्पायर को गॉड की तरह पूजते थे और वो वैम्पायर को फिर से वही इज्जत दिलाना चाहते थे। इसलिए वो एक रियल स्टेट एजेंट के रूप में काम करती है ताकि लॉस एंजलिस के आसपास के इलाके में वैम्पायर को बसा सके। वो एक बार फिर से ट्राई से पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बताता तो उसे बेरहमी से मार डालती है। उधर बर्ड और सेथ एक बेकार पड़े हुए बोलिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं जो कि छोटे वैम्पायर के लिए छुपने की परफेक्ट जगह थी। वहां पहुंचकर बर्ड उसे कार में बैठने के लिए कहता है। इतने में रॉय का फोन आता है और वो सेथ को बर्ड के साथ चिपके रहने को कहता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। सेथ ने कभी वैम्पायर्स का शिकार होते हुए नहीं देखा था, इसलिए बोलिंग ग्राउंड में घुसते हुए वो घबरा गया था। लेकिन बर्ड बहुत होशियारी से सारे वैम्पायर को मार गिराता है। ये सब देखकर सेथ और उसकी पैंट गीली हो जाती है। बर्ड उसे समझाकर अपने घर ले आता है। फिर वो उसे येलो कलर की वही चीज देता है जिसे वो अपनी बॉडी पर लगाता था। इस चीज को लगाने से उनकी बॉडी से इंसानों की स्मेल गायब हो जाती है, जिससे वैम्पायर्स उन पर अटैक नहीं कर पाते। जब बर्ड अपने ट्रक पर वापस जाता है तो देखता है कि सेथ अपना नोटबुक वहीं भूल गया है। वो उसे पढ़ने लगता है। फिर वो जैसलीन को मैसेज करता है कि उसने उन्हें देने के लिए आधे पैसों का इंतजाम कर लिया है और बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्द ही कर लेगा। तब तक के लिए वो उसे थोड़ा सब्र रखने के लिए कहता है। घर पर उसकी मुलाकात एक नए किराएदार से होती है जिसका नाम हैदर था। पेशे से वो एक नर्स थी। अगले दिन बर्ड सेथ को उसके खर्च पे करता है और उसके नोटबुक को ऊंची आवाज में पढ़ने लगता, जिसमें लिखा था कि बर्ड ने कल शिकार के दौरान बहुत सारे नियम तोड़े थे। यह सुनकर सेथ उससे कहता है कि उसने वो सारे रिकॉर्ड्स लिखे जरूर हैं पर रॉय को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तब बर्ड सेथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और 2 दिन की मोहलत दे दे ताकि वो अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। इसके बाद भले ही यूनियन उसे दोबारा निकाल दे, उसे कोई परवाह नहीं है। फिर वो जरूरी चीजें खरीदने के लिए ट्राई के शॉप में जाता है, पर वहां उसे ट्राई की डेड बॉडी मिलती है और टेबल पर बर्ड का नाम लिखा मिलता है, जो शायद टॉर्चर करने पर ट्राई ने लिखा होगा। सेथ तुरंत उसकी खबर रॉय को देना चाहता है, पर बर्ड उसे रोक देता है और उसे बताता है कि बार बार नियम तोड़ने की आदत के बावजूद भी उसने यूनियन को इसलिए ज्वाइन किया था कि वो अपनी बेटी बेज के लिए पैसे इकट्ठे कर सके ताकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना ना पड़े। सेथ को दया आ जाती है और वो मान जाता है कि वो मंडे तक रॉय को किसी भी रूल के टूटने की रिपोर्ट नहीं करेगा। घर आकर वो देखता है कि हैदर अपने अपार्टमेंट की खिड़की पर किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी। अगले दिन बर्ड और सेथ का सामना नाइजीरियन ब्रदर्स से होता है। वो दोनों भाई फेमस वैम्पायर हंटर थे जो कि स्टीरियो रिपेयर करने वाले के भेस में घूमा करते थे। वो बर्ड के साथ मिलकर वैम्पायर्स के अड्डे पर हमला करने और उसमें होने वाले प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने का प्लान बनाते हैं। अड्डे पर इतने सारे वैम्पायर्स को एक साथ देखकर सेथ फिर से कपड़ों में पेशाब कर देता है, जबकि बाकी लोग बहादुरी से लड़ते हुए सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं। जब सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं तो सेथ रियलाइज करता है कि उस अड्डे पर अलग अलग किस्म के वैम्पायर्स एक साथ रहते थे, जो मामूली बात नहीं थी। नाइजीरियन ब्रदर्स कहते हैं कि वैम्पायर्स ने एक ऐसी सनस्क्रीन खोज निकाली थी जिसको लगाकर वो दिन में बाहर भी जा सकते थे। घर लौटते वक्त बर्ड सेथ की तारीफ करते हुए कहता है कि उसमें काफी सुधार हुआ है और उसमें एक अच्छा हंटर बनने के सारे गुण हैं। इसके बाद बर्ड बेड को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है। वहां उसे ऑड्री का कॉल आता है जो उसे जान से मारने की धमकी देती है। बर्ड समझ जाता है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है, इसलिए वो तुरंत ही बेड को साथ लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि ऑर्डरी के कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो बेड को हेडफोन्स लगाकर अपने गेम खेलने के लिए कहता है और खुद गाड़ी को इतनी तेज भगाता है कि वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। उन 2 लोगों में से एक को बर्ड पहचान जाता है कि यह वही आदमी था जिसके साथ पिछली रात हैदर की बहस हुई थी। बर्ड जब जैसलिन के घर पहुंचता है तो देखता है कि उससे पहले ऑर्डरी वहां पहुंचकर जैसलिन को बंदी बना चुके थी और सेथ जमीन पर बेहोश पड़ा था, जिसको वैम्पायर ने दांतों से काटा था। ऑर्डरी बर्ड को छोड़कर जॉसलिन और बेज को अपने साथ ले जाती है। उसे पक्का यकीन था कि जब सेथ जागेगा तो बर्ड को खा लेगा, पर नया नया वैम्पायर बना सेथ बर्ड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जल्द ही बर्ड उस पर काबू पा लेता है। बर्ड उसके सिर को काट देता है, पर फिर भी सेथ नहीं मरता और अपने हाथ से अपना सर अपनी बॉडी पर फिक्स कर देता है और वो दोनों वहां से निकलकर हैदर के घर पहुंचते हैं, क्योंकि बर्ड को लगता है कि हैदर ऑर्डरी के लिए काम कर रही है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ऑर्डरी ने हैदर को वैम्पायर बना दिया था और उससे जबरदस्ती अपने काम करवाती थी और हैदर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती थी। ऑर्डरी बर्ड की जान के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि बर्ड ने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो ऑर्डरी की बेटी थी और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ऑर्डरी बेज को वैम्पायर बनाना चाहती थी ताकि वो अपनी मां जैसलिन को काट कर खा ले। इस काम के लिए वो बेज को वैम्पायर की पवित्र
जगह पर ले जाती है। इस बीच सेथ अपनी वैम्पायर वाली जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। जवाब में हैदर ऑर्डरी की मौत बताती है। अब सेथ और हैदर ऑर्डरी को हराने में बर्ड की मदद करना चाहते थे और उसके अंडरग्राउंड बेस की तरफ जाते हैं, जहां ढेर सारे वैम्पायर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। सेथ बिग जी को पहले ही खबर कर चुका था, इसलिए उन तीनों की हेल्प करने वहां पहुंच जाता। फाइट करते हुए बिग जी को एक वैम्पायर काट लेता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और बर्ड को ऑर्डरी से अकेले मुकाबला करने देता है और खुद एक बम के जरिए सारे वैम्पायर को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। उधर सेथ और हैदर ऑर्डरी के बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं, जबकि बर्ड ऑर्डरी से लड़ता है। हैदर और सेथ से अकेले लड़ते हुए गार्ड दोनों को एक एक हाथ से पकड़कर अपने काबू में कर लेता है, पर सेथ और हैदर पूरी ताकत से हाथों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। दूसरी तरफ ऑर्डरी और बर्ड की लड़ाई चलती है। ऑर्डरी के पास सुपर पावर और सुपर स्पीड होने के बावजूद बर्ड अपनी चालाकी से उसे हरा देता है। वो एक बहुत बारीक चांदी की तार को रास्ते में लगा देता है और जब ऑर्डरी बर्ड को मारने के लिए बहुत तेजी से बर्ड की तरफ बढ़ती है तो उस बारीक तार से उसकी गर्दन कट जाती है और वो तुरंत ही मर जाती है। जब सारे वैम्पायर मर जाते हैं तो बर्ड जेसलिन और बेज को गले लगाता है। फिर वो सब हैदर और सेथ से मिलते हैं और बर्ड उन्हें अच्छे वैम्पायर के रूप में अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि यूनियन में रॉय सेथ और बर्ड की तरफ से कोई रिपोर्टिंग नहीं करने पर डांटता है। वो उन दोनों पर बहुत सारे नियमों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाता है, पर सेथ नियमों में कमी निकालकर खुद के साथ बर्ड का भी बचाव करता है। भले उसे प्रमोशन नहीं मिलता, पर वो बर्ड के साथ काम करके एक अच्छा शिकारी बनना चाहता है। जब बर्ड अपने परिवार के साथ घर को लौट रहा होता है तो अचानक बिग जी मैन होल से निकलकर उनके सामने आ जाता है। दरअसल वैम्पायर बन जाने के कारण बिग जी बम धमाके में नहीं मरा था।